आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात का ऐलान हो गया है। तकरीबन 13,000 खाली सीटों पर यह इंतखाबात होंगे। दफा 370 खत्म होने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है। गुज़िश्ता साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म होने के बाद यह कश्मीर में कोई बड़ा सियासी अमल है। जम्मू कश्मीर के लिए यह इंतखाबात कितने अहमियत के हामिल हैं, आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात का ऐलान हो गया है। तकरीबन 12,000 से ज्यादा खाली सीटों पर यह इंतखाबात होंगे। दफा 370 खत्म होने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है। गुज़िश्ता साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म होने के बाद ये कश्मीर में कोई बड़ा सियासी अमल है। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कुल 8 मरहलों में ये इंतखाबात होंगे। याद रहे कि 2018 में हुए पंचायत चुनाव में जम्मू कश्मीर की 2 अहम जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इंतखाबात का बायकॉट किया था, जिसके बाद तकरीबन 12,000 सीटें खाली रह गई थीं। 3 मार्च को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। जम्मू खित्ते में 4 मराहिल में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल 1011 सरपंच की सीटें खाली हैं। After conduct of BDC chairman election in October 2019, 307 vacancies became available for elections. There will be 8 phases of elections. For Jammu division, it is 4 phases. For Kashmir division, it is 8 phases. The first notification for the first phase would be issued on 15th of February, that is day after tomorrow. Last date of making nomination for the first phase would be 22nd February. Date of scrutiny on 24th February. Last date for withdrawal of candidature is 26th February. And date of poll, wherever it is necessary, will be 5th of March. काबिल जिक्र बात यह है कि 2018 में सियासी जमातों की तरफ से बायकॉट के ऐलान के बाद हुकूमत ने गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात कराने का फैसला किया था। इन इंतखाबात का मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम को असल धारे में जोड़ना था, ताकि गांव-गांव ऐसे बासलाहियत नौजवानों को तलाश किया जाए जो आजादाना तौर इंतखाबात लड़ने पर आमादा हों। इससे पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पंचों और सरपंचों के लिए माहाना 24,000 रुपये की तनख्वाह का भी ऐलान किया था। वाज़ेह है कि एक ऐसे वक्त जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात का ऐलान हुआ है जब जम्मू कश्मीर की तकरीबन सभी सियासी पार्टियों के रहनुमा नजरबंद हैं। हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के कुछ अहम लीडरों को PSA के तहत हिरासत में रखा गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इलाकाई पार्टियां इन इंतखाबात में दिलचस्पी लेंगी या नहीं, और सबसे अहम ये कि क्या कश्मीर के अवाम इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जाहिर है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अमन और अमान के साथ गुजर जाते हैं और कश्मीर के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो ये कश्मीर इंतजामिया और मरकजी सरकार की बड़ी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दफा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले बड़े इंतखाबात हो रहे हैं। या यूं कहा जाए कि सियासी बड़ा अमल है जिस पर अब जिसके तहत इंतखाबात होने। तकरीबन 13,000 खाली सीटों के लिए अब इंतखाबात होंगे। आपको याद दिलाते चले कि 2018 में पंचायत इंतखाबात हुए थे। उस वक्त पीडीपी और एनसी ने इसका बायकॉट किया था। तकरीबन 13,000 सीटें खाली रह गई थी। उन्हीं खाली सीटों के लिए अब मार्च में इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए बाकायदा आज इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया है कि कुल 8 मरहलों में यह इंतखाबात होने हैं। 2018 में पंचायत चुनाव में जम्मू कश्मीर की 2 अहम जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इंतखाबात का बायकॉट किया था, और जिसके बाद ही ये सीटें खाली रही थी। 3 मार्च को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं। क्या वाकई में जब जम्मू कश्मीर पर बुरे हालात होते हैं उस वक्त जो एक रास्ता होता है वो इंतखाबात के जरिए ही निकाला जाता है, और इस बार भी इंतखाबात के जरिए ही हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। क्या ये उसी जानिब सरकार का एक बड़ा कदम माना जाए? ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए कितने अहम होंगे, या इसके अलावा मरकजी सरकार के लिए कितने अहम होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मोहित भान जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, संजय सर्राफ साहब हैं, तर्जुमान हैं एलजेपी के, सलमान निजामी साहब
कांग्रेस हैं कांग्रेस लीडर हैं, साजिद यूसुफ हैं सोशल एक्टिविस्ट, अनिल शर्मा जी इंचार्ज हैं पंचायत राज सेल बीजेपी के, और सुहेल काजमी साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, जम्मू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि सियासी लीडरों के पास जाऊं, मैं सुहेल काजमी साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। सुहेल काजमी साहब, जो बची हुई सीटें हैं, तकरीबन 13,000 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। 2018 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर की जो दो अहम पार्टियां हैं, पीडीपी और एनसी, ने एक तरह से इसका बायकॉट किया था। लेकिन अब सरकार ने कदम उठाया है, जम्मू कश्मीर जो इंतजामिया उसने फैसला किया है कि बची हुई पंचायत की जो सीटें हैं उस पर चुनाव कराए जाए, और उसका बाकायदा ऐलान हो चुका है। आवाज बंद हो गई पीछे से मेरी भी। सुहेल काजमी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आप तक मेरी आवाज आ रही है? सारी आवाज मेरी भी। आगे 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 आगे। जी अब आई। सुहेल काजमी साहब, कितने इंपॉर्टेंट हैं जम्मू कश्मीर में जिन पंचायती चुनाव का ऐलान किया गया है, जम्मू कश्मीर के लिए कितने अहम हैं? देखिए, इलेक्शंस जो हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, पंचायत की इलेक्शन हो या पार्लियामेंट की इलेक्शन हो या दूसरी इलेक्शन हो, ये जमहूरियत में रूह का काम करती हैं। और आप देखिए कि ये जो इलेक्शंस है, पंचायत इलेक्शंस, पिछले 4 डिकेड से शायद 1 या 2 बार हुई हैं, और ग्राउंड लेवल तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है वो यहाँ नहीं हुई, और लोग महरूम रहे। इतनी छोटी सी स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ पंचायतों और उनको ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पंचायतों के एतबार से आगे कर पाएं। तो मैं समझता हूं पिछली बार जो जिन पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने एक्सप्लॉइट करके बाइकआउट किया इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने को, मैं समझता हूं उन्होंने लोगों के साथ जुर्म किया। और आज जब इलेक्शंस हो रही हैं तो लोगों में एक बड़ा जोश है, लोग खुश हैं और चाहते हैं कि सरपंच और पंचिस जो हैं वो गाँव में बने जाएं और ये इंस्टीट्यूशन जो हैं वो स्ट्रांग हों। बिल्कुल। मैं साजिद यूसुफ एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहता हूं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह से अभी सुहेल काजमी साहब ने कहा कि जो इंतखाबात हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं, और खासतौर से अगर पंचायत के चुनाव होते हैं, मतलब बुनियादी सतह के अगर जो चुनाव होते हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अबूल हराज जी, जैसे हमारे अभी सुहेल साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी एक एक बात से सहमत हूँ जो भी उन्होंने बताया। जैसे अब अगर हम बात कर ले, डेमोक्रेसी की बात कर ले, जो हमारा इलेक्शन जो सिस्टम स्टार्ट होता है ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स से स्टार्ट हो गया। जो ग्रास रूट की बात हम करते हैं तो उसमें जो म्युनिसिपल हो या ये पंच या सरपंच की हम बात करें तो वहां से स्टार्ट होता है। जो पिछले जो हमारे कुछ सालों से ये नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर में थे, एनसी या पीडीपी, उन लोगों ने उस चीज को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका जो मानना है सरपंच और प्लस ग्राम सभा में, उसमें मुझे लगता है वो बिलीव नहीं करते थे। उनका जो सीट हॉट बेल्ट जो उनको चाहिए था, या तो असेंबली में या पार्लियामेंट में बैठना। लेकिन जो आज की जो युवा है या आज के जो लोग हैं, आज के जो वोटर्स हैं, वो इतने चालाक हो चुके हैं, उनको पता है कि किन लोगों ने हमें ठुकराया, किन लोगों ने हम लोगों को उस मोड़ पे पहुंचाया जिसकी उनको जरूरत थी। क्योंकि लोगों को जो है बेसिक जो उनकी फैसिलिटीज थी, बेसिक जो उनकी नीड्स थी, उन लोगों ने उनको ठुकराया। और आज वोटर्स को पता चला है कि उनके सही दुश्मन कौन है और उनके दोस्त कौन है। मैं संजय सर्राफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक बार फिर पंचायती चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया जम्मू कश्मीर में। क्या आपको लगता है कि हालात साजगार हैं, खासतौर से कश्मीर के, जहां पर यह चुनाव कराए जा सके? उस नजरिया से देखें कि हालात कैसे हैं, हालात ठीक है नहीं है, तो मेरे को तो हर वक्त लगता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली पिछले 30-40 साल से जो इन पर्टिकुलर रीजनल पार्टीज ने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, अभी कोई साथी कह रहे थे, ये वर एब्सोल्युटली करेक्ट। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया कि रीजनल लीडर्स को जो अंदर रखा है,
आप अगर इसमें सर्वे करेंगे पूरा कश्मीर का अवाम आपको दिखेगा जो बहुत खुश है। कम से कम इस एक चीज से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो कश्मीर का अवाम हर वक्त चाहता था, बिकॉज दे आर द सेम। कश्मीर के अवाम चाहते थे कि उनके लीडर अंदर रहें, उनके लीडर हाउस अरेस्ट रहें, ये कश्मीर के लोग चाहते थे। संजय सर्राफ जी, देखिए इन लीडरों को इसलिए अंदर रहने में सब लोग खुश है बिकॉज इन्होंने हर वक्त इलेक्शन जब लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है इन्होंने, जीतने के बाद ये हिंदुस्तानी थे। अगर इलेक्शन ये जीता नहीं, अपोजिशन में रहे, तो ये या पाकिस्तानी हो गए या आजादी के साथ में खड़े हो गए। इन्होंने हर वक्त कश्मीरी आम जनता को, इन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली को एक्सप्लॉइट क्या बात कर रहे हैं संजय सर्राफ साहब? जो लोग जमहूरियत में यकीन रखते हैं वही तो चुनाव लड़ते थे। हिंदुस्तान के लिए चुनाव लड़ना, इंतखाबात में आना, मतलब कि आप जमहूरियत में, यहाँ के संविधान में यकीन रखते हैं। इंडिया है वो टेम्पररी है, लेकिन प्रैक्टिकल शेप में 370 ही टेम्पररी था और एक्सेशन टू इंडिया जो था वो परमानेंट निकला। तो ठीक है, मैं मोहित भान से, और ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब और मोहित भान दोनों से इसका जवाब ले लेता हूं। मैं मोहित भान जी पहले आपके पास आ रहा हूं। जो बात यहां पर संजय सर्राफ जी कह रहे हैं कि जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है, नजरबंद किया गया है, पीएसए लगाया गया है कुछ लीडरों पर जो बड़े लीडर हैं, इससे जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के अवाम खुश हैं। ये लीडर वर्गलाते थे कश्मीर के लोगों को, क्या यही सच्चाई है मोहित जी? देखिए, शुक्रिया अबू जी। मैंने साजिद साहब को सुना, मैंने काज़मी साहब को सुना, मैंने सराफ साहब को सुना। मैं तीनों की बात का जवाब अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं देना चाहूँगा, लेकिन आपने पहले संजय सराफ साहब के बारे में पूछा तो मैं सराफ साहब के हवाले से आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने आज तक कभी किसी भी चुनाव को जगह लेने की ज़रूरत नहीं समझी, या हमने ये नहीं समझा कि इंतखाबात के अंदर हमारी शमूलियत होना, हमारी पार्टिसिपेशन होना कोई ज़रूरी था। हमने पिछला पंचायती इलेक्शन बाइकआउट किया, उसकी कुछ बहुत ही ज़रूरी वजहें थी जिसकी वजह से हमने उसको बाइकआउट किया। ऐसा नहीं था क्योंकि अगर हम पंचायती इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे थे, बट वी पार्टिसिपेटेड, हमने असेंबली जो इंतखाबात थे उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। हम क्योंकि साउथ कश्मीर के अंदर पार्लिमानी इंतखाबात को डिले किया जा रहा था, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया और मरकजी सरकार ये समझ रही थी कि हालात ठीक नहीं है और ये नहीं हो सकता है। इन सब सूरत हालों को मद्देनजर रखते हुए हमने पंचायती इलेक्शनों को हमने ये समझा कि ये इस टाइम शायद हमारे वर्कर्स, हमारे लोग ये सिक्योरिटी के हवाले से शायद मुनासिब नहीं होगा कि हम क्योंकि कैंपेन करने में दिक्कत थी, गांव-गांव जाने में दिक्कत थी, तो हमने इस वजह से हमने इन इंतखाबात को हमने बाइकआउट किया। लेकिन अगर हमने बाइकआउट किया भी, आप सराफ साहब कह रहे हैं कि आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, मैं समझता हूं, मेरे को याद है संजय सराफ साहब को भी मैं याद दिला दूं कि इन्होंने भी कई बारी जब ये कश्मीर में रहते हैं और जब ये दिल्ली में रहते हैं तो इनके बयानबाजी बदल जाती है, और मैं समझता भी हूं क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो कभी जिस टाइम कांग्रेस की हवा होती है तो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, जिस टाइम बीजेपी की हवा होती है तो उधर होते हैं। मुझे तो लगता है शायद 15-20 साल से 25 साल से जो भी हुकूमत मरकज में रही है, इनके जो सरबराह हैं वो हर किसी हुकूमत में मिनिस्टर रहे हैं, वो हर किसी हुकूमत में अलग बात है। मिनिस्टर है, अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से मिनिस्टर है, और हमारी पार्टी 6-7 एमपी है, उन 7 के 7 एमपी अगर रीजनल पार्टीज के ऊपर बात करने के लिए मेरे को लगता है कि शायद उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद बात करनी चाहिए। बरसाती मेंढकों को खासकर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। जो कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी, वामपंथियों के साथ भी, के साथ हो जाते हैं, यूपीए के साथ थे, आज एनडीए के साथ है। हम कश्मीर के ऊपर आ जाते हैं, हम वापस कश्मीर के ऊपर आ जाते हैं। जी मैं समझता हूं कि जमहूरी निजाम के अंदर जहां मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जहां पीडीपी सबसे बड़ी इलेक्टोरल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे बड़ी इलेक्टोरल पार्टी है, इनके सभी संजय सराफ जी मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। इल्लीगली मोहित जी आपकी बात हो गई, जिनके ऊपर चार्जेस ऐसे वाहियात है, मोहित जी आपकी
मोहित जी आपकी बात हो गई, मुझे ठीक है मोहित जी आपकी बात हो गई, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब और चाहिए कि 2018 में पीडीपी ने बाइकआउट किया था चुनाव का, 2020 में क्या चुनाव में शामिल होगी पीडीपी? बात कर लेते उसके ऊपर मोहित भाई जी क्या ये नहीं, संजय सराफ जी देखिए बात हो गई, संजय सराफ जी बात हो गई। मैं चाह रहा हूं जब जिसकी बारी है उसी वक्त आप लोग बोलिए ताकि सबकी बातें समझ में आए। संजय सराफ जी मैं आऊंगा, दोबारा से आऊंगा। मोहित जी आपकी बारी होगी, मैं दूसरा सवाल थोड़ी देर में आपसे लूंगा। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, सवाल ये उठ रहा है 2018 में कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, जो पंचायती चुनाव हुए थे उसमें हिस्सा लिया था। बीडीसी के जो चुनाव होने वाले थे उसमें भी कांग्रेस ने पहले मूड बनाया था और आखिरी टाइम पे उसने एक तरह से मुस्तरद कर दिए थे चुनाव और बैकआउट कर दिया था। दो सवाल सलमान निजामी साहब, एक तो जो पंचायती इंतखाबात का ऐलान किया गया, क्या यह टाइम सही है? जम्मू कश्मीर के हालात, जो बुनियादी हालात हैं, क्या वो ठीक हैं कि ये चुनाव कराए जाएं? और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो अहम पार्टियां जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं, पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, सबके बड़े लीडर हाउस अरेस्ट हैं और ऐसे वक्त इन चुनाव का ऐलान होना। कि हमारे मुल्क की, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम एक नाजी दौर में नहीं रहते। जम्मू कश्मीर जो है इस देश का हिस्सा है, लेकिन आप बताइए कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में एक लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जो इनके दोस्त रह चुके हैं, आज उनको ही ये अंदर रख के चुनाव करवा रहे हैं। ये अपनी जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। आज कश्मीर के लोग भी ये सुन के हंस रहे होंगे कि जो नेता इनके साथ खड़े थे आज उनको अंदर रख के मामूली लोग जिनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दे के बोल रहे हैं कि आप कठपुतली की तरह खड़े हो जाइए और हम दुनिया को दिखाएंगे सब चंगा सी, जो मोदी जी ने बाहर कहा। लेकिन अगर सब चंगा सी तो कश्मीर में सब कुछ आप ये क्या आपने एक तमाशा बना चुके हैं। आप अगर यूरोपियन डेलीगेशन को कश्मीर में भेजते हैं, वहां आप डल गेट की शिकारे में उनको सवारी करने के लिए भेजते हैं, आप गांदरबल क्यों नहीं भेजते उनको? आवाम से बात क्यों नहीं करते? उनसे क्यों खौफजदा हैं आप जाइए यूरोपियन डेलीगेशन को लेके कश्मीर के गांव में और उनके लोगों का दुख समझिए। शिकारा राइड जो शिकारा चलाता है उसको 5 महीने में कर्ज कितना चढ़ा है, उसका कितना लॉस हुआ है, 50,000 करोड़ से ज्यादा हमारा इकोनॉमी इस वक्त सफर हो रही है। देश की बर्बादी हुई है, 5% से नीचे हमारा जीडीपी आया है। आप कश्मीर को दिखा रहे हैं कि सब अच्छा है। क्या अच्छा है? यह जमहूरियत है आपकी कि आप मेन अपोजिशन लीड जो वहां लीड पार्टीज हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, उन्होंने तो हिंदुस्तान के आईन को माना है। आप उन ताकतों को कश्मीर में मजबूत कर रहे हैं जो ताकतें चाहती हैं कि हिंदुस्तान का निजाम कश्मीर में कायम ना हो। मुझे लगता है कि इनकी पाकिस्तान के साथ सेटिंग भी हो सकती है। अनिल चाहते हैं शर्मा जी इसका जवाब देंगे, प्रो पार्टीज वहां सलमान निजामी साहब और अनिल शर्मा जी इसका जवाब देंगे, पाकिस्तान को वहां मजबूती मिले। ठीक है अनिल शर्मा जी, जो बातें अय्यर की बात शायद याद दिला रहे हैं। ठीक है मैं संजय सराफ साहब आ रहा हूं, संजय सराफ साहब आ रहा हूं। मैं अनिल शर्मा जी को डिबेट में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी, जो बातें सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिसने सारी बातें कही, या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुहेल काजमी साहब और इसके अलावा साजिद यूसुफ, क्या आपको लगता है कि हालात जिस तरह से सलमान निजामी ने कहा कि अभी हालात साजगार नहीं है और चुनाव का ऐलान किया गया, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बड़ी पार्टियां जम्मू कश्मीर की पीडीपी और एनसी, उनके लीडर हाउस अरेस्ट हैं, उन्हें घरों में नजरबंद रखा गया है, और ऐसे में चुनाव का ऐलान कर देना, क्या किस तरह से इसे देखा जाए अनिल जी, अनिल शर्मा जी? देखिए, आपने मुझे तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है मुझे वक्त दिया है बात करने का, जहां मैं ये कहना चाहूँगा कि हालात जो हैं पहले भी साजगार थे और आज भी साजगार हैं, और हालात आज 1990 वाले या 1996 वाले हालात जो है जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। हालात साजगार हैं और पंचायत के इलेक्शन करवाना नहायत ज़रूरी था, क्योंकि ये बड़ी अहम डेमोक्रेसी है जमहूरियत की जो है, और ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करना, और ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के अंदर जो है हमारे 13,000 के करीब जो सरपंच और पंच के चुनाव जो है वो इन्हीं पार्टियों की वजह से जो है वो नहीं हो पाए थे, क्योंकि जहां पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी और मिलिटेंस थ्रेट जो थे कश्मीर के अंदर थे, और कश्मीर के लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था,
उसकी वजह से चुनाव जो है जहां पे नहीं हो पाए थे। आज हालात बहुत अच्छे हैं, बड़े साजगार हैं। और जहां में जो कांग्रेस के लेकिन अनिल शर्मा जी, पीडीपी और एनसी के जो बड़े लीडर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को आपने हाउस अरेस्ट करके रखा और आप चुनाव करा रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? कैसे मुकाबला करेंगी ये पार्टियां? क्या ये पार्टियां मुकाबले में आएंगी अपने लीडरों के बगैर? देखिए मैं आपको देखिए अब्बू जी, मैं आपको ये कहूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 2018 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो तब तो ये सारे के सारे लीडर बाहर थे, तब भी इन्होंने बाइकाट किया। जहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन करवाए गए तब भी इन लीडरों ने जो है वो बाइकाट किया। तो इसलिए जो ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसको जो पनपने नहीं देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि इनको जो खतरा लगता है कि जहां ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो कहीं और हाथों में न चले जाए। ये चाहते हैं कि जो पंचायत लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो हमारी बंधुआ मजदूर बन के रहे। लेकिन अबू जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है मोहित भान जी, आपका रिएक्शन। मोहित भान जी जी। सर ये जो साहब बीजेपी के हमारे साहब ने जो बताया ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की ये बात कर रहे हैं, ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। ये उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये उसका कत्ल कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टीज हैं उनकी तमाम लीडरशिप को बंद रखा गया है, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को बंद रखा गया है, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बंद रखा गया है, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को बंद रखा गया है, उनके जो वैसे भी जब हमने बाइकआउट किया था जो सरपंच और सरपंच चुनकर आए गए थे 5 अगस्त के बाद उनको भी जेलों में डाला गया। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी ग्रास रूट डेमोक्रेसी? जिस तरह से अनिल शर्मा बता रहे थे कि 2018 में तो सारे लोग बाहर थे, उस वक्त इलेक्शन 2019 में बीडीएस के जो चुनाव हुए, बीडीसी के जो चुनाव हुए उसमें सारे लोग बाहर थे। तो सवाल 2018 में भी लोग बाहर थे, उस वक्त आपने बाइकआउट किया। 2019 में लोग बाहर थे, उस वक्त बीडीसी के चुनाव में बाहर नहीं थे। नहीं, आप गलत है। बीडीसी के चुनाव में बाहर नहीं थे। बीडीसी के चुनाव 5 अगस्त के बाद हुए। पीडीसी के चुनाव में लोग बाहर नहीं थे। पिछले पंचायत इलेक्शन और जो म्युनिसिपल बॉडी के इलेक्शंस थे उसमें लोग बाहर थे, जिसके अंदर हमने बिल्कुल सामने आकर बाइकआउट किया इलेक्शंस का और हमने एक फैसला लिया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो बिल्कुल हम बोलते हैं हमने बाइकआउट किया साहब, हम तो कह रहे हैं हमने बाइकआउट किया, ये हमारा फैसला है, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, हम बाइकआउट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुल्क का आईन हमारे को ये राइट देता है कि हमें किसमें पार्टिसिपेट करना है, किस चीज को बाइकआउट करना है। हम आपके ऑर्डर्स के ऊपर हम नहीं चल सकते हैं ना। आपके ऑर्डर हम बरसाती मेंढकों के ऑर्डर के ऊपर नहीं चल सकते हैं कि बरसाती मेंढक हमें बताएं कि हमें इलेक्शन में लड़ना है या इलेक्शन में नहीं लड़ना है। वजह से आज जो है जे लोगों के बयानबाजी के साथ ज्यादा को बिगड़ गई। अनिल शर्मा जी मैंने आपको टाइम दे दिया है, आप ठीक है, मैंने टाइम दे दिया। मोहित जी आपकी बारी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। मोहित जी बात हो गई, मोहित जी बात हो गई। मैं संजय सर्राफ साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। सुहेल काजमी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल मैंने सभी सियासी पार्टियों से किया, खासतौर से बीजेपी और एलजेपी से जो मेरा सवाल था, या अनिल शर्मा से सवाल था कि जो बड़ी पार्टियां यानी पीडीपी और एनसी के जो लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती और इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, ये लोग हाउस अरेस्ट हैं, इन्हें बंद रखा गया है। ऐसे में चुनाव कराना क्या ये इंसाफ होगा? क्या इन पार्टियों के लीडर इस चुनाव में निकलकर बाहर आएंगे? सुहेल काजमी साहब। देखिए असूलन जो है हाँ, पूरी दुनिया ये कह रही है कि जितने भी रीजनल पार्टीज के हेड्स हैं इनको रिलीज किया जाना चाहिए। और मैं भी मानता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे कदावर नेता जो यहाँ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, ये सब लीडर्स को रिहा होना जरूरी है। और जब तक वो रिहा नहीं होंगे वो अपनी पार्टी कैडर को गेयर अप नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए। लेकिन अब इलेक्शंस अगर इन्होंने अनाउंस की हैं तो मैं समझता हूं कि उस पर भी इनकी नजरसानी होगी। ये किस तरह थोड़े थोड़े करके ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहे हैं, लेकिन
मुझे लगता है, आई एम होपफुल कि ये उस पूरी जो कैसे हैं? प्रक्रिया मैं है 6 महीने उसमें से अपनी सब पार्टी लीडर्स की को प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश कर रहा हूं रिलीज करें कि और हमें वो अपनी करना क्या पार्टी है, कैडर्स लेकिन को हमें गिरफ्त मुलाकात का करके मौका ही नहीं तभी दे मजा रहा है। आएगा तो इस कह रहा हूं, इलेक्शंस हमारे का। पार्टी प्रेसिडेंट को बाहर छोड़ और अच्छी दीजिए, तरह हम उनसे खुल के बात करेंगे रीजनल पार्टी और जब पार्टिसिपेट समझ आएगा करेगी कि भाई तो मैं इलेक्शन समझता हूँ हमें जो लड़ने गवर्नमेंट हैं, ऑफ नहीं इंडिया का लड़ने हैं, सपना और है वो हमारी भी शायद सच्चाई किसी लोगों न के किसी सामने आ तरह जाएगी और साकार आप हो लोगों जाएगी। की सच्चाई भी लोगों के सामने आ जाएगी। बिल्कुल संजय सर्राफ साहब, जो बात सोहेल काजमी साहब कह रहे हैं, जो बात अभी सलमान निजामी साहब ने कही, मोहित जी ने कही कि इन पार्टियों के जो मेन लीडर हैं अगर वो चुनाव में बाहर होंगे तभी असल चुनाव एक तरह से होंगे। चुनाव का मजा जब ही आएगा जब इन पार्टियों की जो मेन लीडरशिप है वो बाहर होगी, घरों से बाहर निकलेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे वो लोग। देखिए, पहले ही पंचायत का इलेक्शन जो होता है ये पार्टी लेवल पर नहीं होता है, ये पार्टी लेवल के बाहर होता है। इसमें पार्टी लेवल का कोई रोल नहीं है, पार्टी कोई सिंबल नहीं देती है। बट नहीं, लेकिन ऐसी बातें कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी बिहार के अंदर इलेक्शन सपोर्ट रहता है, लेकिन ये आपको सब संजय सर्राफ साहब, सबको पता होता है कि ये पार्टी लेवल के ऊपर, पार्टी के सपोर्ट के ऊपर से होता है। आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं संजय सर्राफ साहब? मैं नहीं समझता हूं कि आप सियासत के अंदर आप इतने गुमशुदा हैं, आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि जो भी ये पार्टी आइडियोलॉजीज के ऊपर और पार्टी के सपोर्ट से ही लड़ा जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं संजय सर्राफ साहब? आप कम से कम सच तो बताइए, आप प्रोसेसेस की बात मत कीजिए। मैं कौन सा गलत बोल रहा हूं? मैं भी कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर काम करता हूं। मैं कश्मीर में ग्राउंड जीरो की बात बोल रहे हैं। मैं आपने जम्मू की बात नहीं, मैं कश्मीर के ग्राउंड सर कौन सा ग्राउंड जीरो है आपका? कौन सा ग्राउंड जीरो कश्मीर में? सर आप मुझे अपना ग्राउंड जीरो बताएं जरा। कहीं लोगों के बीच में जाके जलसा कीजिए, वहां 100 लोगों को इकट्ठा कीजिए और बोलिए हमें वोट डालना है। अगर आप 100 लोगों को कहीं 100 लोग इकट्ठे करते हैं, मैं आपका ग्राउंड जीरो समझ जाऊंगा। एक थर्ड फ्रंट को रूप दिया जा रहा है जो आज तक कभी किसी गांव के अंदर जाके, किसी शहर के अंदर, किसी कस्बे के अंदर, किसी टाउन के अंदर जाके 100 लोगों के साथ एक डेलीगेशन लेवल के ऊपर बात नहीं कर पाए हैं। आप बोल रहे हैं मैं ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूं। कौन से ग्राउंड? ठीक है सलमान निजामी साहब, ठीक है बात हो गई। संजय सर्राफ जी, संजय सर्राफ जी बात हो गई। मोहित जी आपकी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। मोहित जी बात हो गई, सलमान निजामी साहब का रिएक्शन लेना है। मोहित जी खामोश हो जाइए, बात हो गई। संजय सर्राफ जी बात हो गई, संजय सर्राफ जी बात हो गई, मोहित जी बात हो गई। जाहिर सी बात है कि हालात जब पटरी पर होंगे, लीडर जब बाहर होंगे, चुनाव में उसी वक्त असली मुकाबला तो उसी वक्त होगा। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी साहब, बीडीसी के चुनाव में हमने देखा था जो 2019 अक्टूबर में हुए थे, उस वक्त जीए मीर साहब या जो लीडरशिप कश्मीर की कांग्रेस की थी वो एक तरह से तैयार थी चुनाव में आने के लिए, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने देखा कि सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं, लोगों में बेचैनी है, लोग नाराज हैं, उसकी वजह से कांग्रेस ने भी एक तरह से बैकआउट कर दिया था। एक बार फिर चुनाव का ऐलान हुआ है, पंचायती चुनाव में क्या कांग्रेस शामिल होगी? क्योंकि चुनाव बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। सलमान निजामी साहब देखिए, मेरा आज गला बैठा है इसलिए मैं शोर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जमहूरियत की बात है, बात यह है कि आम जो लोग हमारे कश्मीर के हैं, इंसानियत की बात है। छोड़िए पार्टी, कल उमर अब्दुल्ला साहब थे, फिर महबूबा जी आएंगी, फिर आजाद साहब आएंगे। ये डेमोक्रेसी है, हार जीत चलती है। आज दिल्ली में भाजपा हार गई, लेकिन मसला जो है आम लोगों का है, मसला गरीब कश्मीरियों का है। जो लोग 5 महीने से बगैर कारोबार के, जिनने बैंक लोन लिए हैं, उनका कंपनसेशन कौन देगा? जो नुकसान कश्मीर को झेलना पड़ा उसका हम तो सरकार बना लेंगे, लेकिन मुसीबत तो हमारे कांधों पे आएगी ना। कौन उनको कंपनसेट करेगा? कौन ये बोझ उठाएगा? परेशान जो आवाम कश्मीर की है, ना आप नौकरियां दे पाए, ना आज आपने वहां कोल माइंस, वहां जो माइंस हैं उनका सौदा कर दिया। अब कश्मीरियों के हाथ में वो भी नहीं रहा। आप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ छीन रहे हैं हमसे। आपने हमारी आइडेंटिटी छीन ली, अब आपने हमारी स्टेट छीन ली, अब हमारी माइंड छीन रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं, आपने हमारा कार्डर भी छीन लिया। हम कश्मीर के लोग जो हैं वो कहां जाएं? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? उस मुल्क में अनिल शर्मा जी, बहुत छोटा से आपका रिएक्शन, उसका मुझे ब्रेक पर भी जाना है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जिस तरह से कश्मीर की मेन लीडरशिप को, पीडीपी और एनसी के लीडरों को बंद रखा जा रहा है, क्या वाकई में इससे जम्मू कश्मीर की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में जिस तरह की सियासत होती थी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सियासत में हिस्सा लेते थे, क्या उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? जिस तरह से नजरबंद रखा गया है इन बड़े चेहरों को। देखिए, मैं थोड़े से लफ्जों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां
जम्मू कश्मीर के अंदर जब शेख अब्दुल्ला साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और जेल में रखा गया था, वो दिन भी याद जो है सलमान निजामी साहब को रखना चाहिए। तब इन्हीं की पार्टी जो है थी वो केंद्र में हुकूमत में थी और इन लोगों ने शेख अब्दुल्ला साहब को जो है वो कितनी देर जो है वो जेलों में रखा था। आज हमें जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि जेलों में रखा गया है, आज अगर जहां कुछ लीडर उमर अब्दुल्ला साहब को अगर जेल में रखा गया तो वो ये इनके बयानात की वजह से है, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। ये जहां जम्मू कश्मीर के अंदर कत्लो गारत जो है वो चाहते थे, जहां खून खराबा जो है भाजपा नहीं होने देगी, चाहे हमें ये चीजें जो है वो झेलनी पड़ेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग कत्लो गादर नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम की हिफाजत करना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी केंद्र की लीडरशिप जो है इस पर नजरसानी रखी हुई है और वक्तन वक्तन जो है जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो हम इक़दाम जो है वो उठा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जाहिर बात है कि इंतखाबात तो बहुत जरूरी है। कॉन्फ्रेंस के लीडर जमहूरियत का मेन इंटरेस्ट कांग्रेस के लीडर, जमहूरियत का मेन हिस्सा इंतखाबात के बगैर इन्होंने किसी भी इलाके की डेवलपमेंट हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। इंतखाबात बहुत जरूरी है, लेकिन इंतखाबात से पहले क्या सरकार और इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हालात को साजगार करे। जम्मू कश्मीर के हालात इंतखाबात के लिए कितने साजगार हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इस इशू पर भी बात करेंगे कि क्या एक चुनाव जो है, इंतखाबात जो है, यही जम्मू कश्मीर के हालात को पटरी पर लेकर आएंगे। इससे पहले हमने 96, 98, 2000 और 2002 में भी देखा था कि हालात जम्मू कश्मीर के खराब थे, लेकिन इंतखाबात कराए गए और जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के हालात पटरी पर लौट आए थे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी इशू पर लौट कर आते हैं फौरन। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पंचायती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। बाकी मानदा तकरीबन 13,000 जो खाली सीटें 2018 में बची थी, जिन पर इंतखाबात नहीं हुए थे, अब उसके लिए एक तरह से ऐलान हुआ है। दफा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद यह पहला बड़ा प्रोसेस एक तरह से चुनाव का होगा, इंतखाबात का होगा। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के हालात इन इंतखाबात के लिए साजगार हैं? इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं साजिद यूसुफ, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। साजिद यूसुफ, हमने देखा कि इंतखाबात नो डाउट किसी भी जगह की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए चुनाव बहुत जरूरी होते हैं। वहां के नौजवानों में लीडरशिप पैदा करने के लिए चुनाव बहुत जरूरी होते हैं। और 1996 की बात करें, 98, 99, 2002 और 2008 में हमने देखा कि जब जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के हालात बहुत खराब थे, उस वक्त हालात को साजगार करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए चुनाव का ही सहारा लिया गया था। देखिए अबू हरारा जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो हमारे अभी कुछ भाई इससे बात कर रहे थे, मैं उनका आंसर देना चाहता हूं। तब आपने मेरे को मौका नहीं दिया, मैं इनका झूठ सुन रहा था, तब मौका आपने नहीं दिया, तो सोचा मैंने कि ब्रेक के बाद टाइम मिलकर मैं अपनी बात रखलाऊंगा। जैसे हमारे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे इनसे पहले, उन्होंने एक बात मुझे टीवी पे खुल के उन्होंने झूठ एक बता दिया, तो मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा याद दिला दूं अपने भाई को। मे भी वो पार्टी में नए आए होंगे, उनको पता नहीं होगा उनकी जो पार्टी लीडर है उनने किस मुद्दे पे जो इलेक्शन जो था हमारा म्युनिसिपल का था, ये बाइकआउट क्यों किया था। इन्होंने कहा कि हालात और सिक्योरिटी को लेकर इन लोगों ने बाइकआउट किया था, लेकिन हकीकत शायद ये भूल गए होंगे कि तब महबूबा जी का ये बयान आया था कि अगर किसी ने भी 370 को लेकर हाथ लगाया तो हम इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। वो इसका रीजन था। और रही हमारे सलमान साहब की बात कर रहे हैं, सलमान साहब अभी ब्लेम कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करके शायद ये भूल चुके हैं कि इनकी जो सरकार है ये भी सेंटर में भी पावर में रह चुकी है और यहाँ स्टेट में भी रह चुके हैं। आज़ाद साहब हमारे सीएम रह चुके हैं, तब भी हम बहुत चीज़ों से वाकिफ है, तब भी किया हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे डिबेट में एक दूसरे को ताने मारने से कुछ सोल्यूशन निकलेगा, वो इस चीज़ का हल नहीं है। कि इसका अच्छा मुझे लगता है कि सबसे जो अभी जरूरत है इस चीज की कि अभी हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे अभी सलमान साहब कह रहे थे 5-6 महीने से लोगों में जो जैसे अभी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट पे गाड़ियां ली है, बैंक का लोन है, उनका इंटरेस्ट है, तो 5-4 महीने से चाहे दुकानें बंद थी या
कुछ भी जो हालात मुतासिर रहे कि उनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, न कि जैसे आप पॉलिटिकल डिटेंशन की बात कर रहे थे कि वो लीडर्स बंद है, जिन लीडर ने ग्रॉस रूट की डेमोक्रेसी को ठुकराया, अगर आप उनके बारे में सोचें। ये मुझे बताइए आप कि जो पीडीपी है या कांग्रेस है, कोई भी पार्टी की बात करूं मैं, कोई बीजेपी को लेकर उनसे तो कोई मेरे को शिकवा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कभी वोट कश्मीर में पड़ा ही नहीं आज के बाद, मतलब पहले पड़ा नहीं, तो मैं उनसे शिकवा रखूंगा नहीं। जिन लोगों ने लोगों को चुना, चाहिए पीडीपी थी, कांग्रेस थी या एनसी थी, उन लोगों ने यहां पे चुना था और उनको एक मैंडेट मिला था ताकि वो लोगों की बात करे, लेकिन उन लोगों ने यहां पे कश्मीरी कौम को धोखा दे दिया। जैसे ग्रास रूट की पॉलिटिक्स की बात करें, ये लोग आज दावा कर रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। साजिद यूसुफ, मैं आपके पूरे बयान का मैं जवाब ले लेता हूं मोहित जी से और सलमान निजामी साहब से। मोहित जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। जो बात साजिद यूसुफ कह रहे हैं कि आवाम के फायदे के लिए 2018 में हमने देखा कि पीडीपी और एनसी बाइकआउट हो गई, चुनाव से दूर भाग गई थी। इस बार फिर मौका है पीडीपी के पास कि आवाम को एक तरह से फायदा पहुंचाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तालीम, हेल्थ और जो बुनियादी मसाइल हैं उनके लिए चुनाव में आगे बढ़कर आना चाहिए। देखिए, ये साजिद साहब ने तो मेरे ऊपर कई तंज कस दिए कि मैं पार्टी में नया हूं या मेरे में शायद मुझे पुरानी चीज़ें याद नहीं है या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं पार्टी में नया हूं, लेकिन मेरी शनाख्त जो है साजिद साहब आपसे कई ज़्यादा साफ कश्मीर में है। कम से कम लोग मुझे अपने एक ही नाम से जानते हैं, आपकी तरह 4, 5, 6 नाम से जो आप सोशल मीडिया में एक फेक प्रोफाइल्स चलाते हैं, उस नजरिए से लोग मुझे जानते नहीं हैं। ठीक है, अब मैं आपके फेक प्रोफाइल्स का नाम नेशनल टीवी के ऊपर लेना नहीं चाहता हूं। ठीक है, देखिए, पर्सनल उसमें मत जाइए, हो जाएगी, इसलिए ठीक है मोहित जी सीधे मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। जो इतना एहतराम मैं आपका करता हूं। जी, हमने 370 के ऊपर आज भी खड़े हैं साजिद साहब। हम आज भी बोलते हैं कि 370 का छीन जाना, क्योंकि ये हमारा आईनी हक था, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, ये हमारे को पार्लियामेंट इलेक्शन आपने बाइकॉट क्यों किया? अगर आप म्युनिसिपल इलेक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट इलेक्शन आपने बाइकॉट क्यों किया? उसके ऊपर खड़े आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट इलेक्शन हटेंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन आपने बाइकॉट क्यों किया? हम रोज आपकी तरह दल नहीं बदलते रहेंगे। दूसरी चीज आपने अबू साहब पूछा कि लोगों वो तो आपकी पार्टी का मुद्दा है, लोगों को मरवाना हमारा नहीं है। हमें लोगों की बेहतरी के लिए इंतखाबात में आना चाहिए और लोगों की बात भी हमें सामने रखनी चाहिए, लेकिन मेरे को अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से बात करनी है। मुझे अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से एक डायरेक्शन चाहिए कि हमें इंतखाबात में जाना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, इसके लिए मुझे उनसे बात करनी है। क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? ये उनको बाहर छोड़ दीजिए, वो अपने पार्टी कैडर से मिलेंगी, वो अपने बाकी पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगी और एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। हाँ जी, हमें इलेक्शन लड़ना है। आपके कितने वर्कर्स, कितने लोग कश्मीर की जनता कितने रोड से आ गए, कितने लोगों ने बता दिया कि उनको छोड़िए? आप मुझे बताइए, कश्मीर में कितने लोग सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आ गए, 3-4 लोग सड़कों पे आ गए। बात समझ में नहीं आती है। पीडीपी जो बनी थी, क्या कुछ कह रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। सर्राफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा लोग आए थे, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। साजिद, आपकी बात हो चुकी है, आपके सवाल पर ही मैं जवाब ले रहा हूं। साजिद यूसुफ, आप थोड़ा खामोश हो जाइए। मैं सबसे इसी वजह बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक-एक करके बात कीजिए ताकि बात समझ में आए। मोहित कुछ और बोल रहे हैं, साजिद यूसुफ उधर से बोल रहे हैं, सर्राफ साहब बोल रहे हैं, सारे लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूं। मोहित जी, बात आपकी हो गई, मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब जी, एक सेकंड, मैं खाली 30 सेकंड आप। ठीक है मोहित जी, जल्दी से बात पूरी करिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाब में हिस्सा ले, पीडीपी इंतखाब में हिस्सा ले, मैं कहता हूं उनकी सारी लीडरशिप को छोड़ा जाए, उनको अपने वर्कर्स से बात करने का मौका दिया जाए, उनको लोगों से बात करने का मौका दिया जाए और उनको एक फैसला लेने का मौका दिया जाए कि उनको इंतखाबात में आना है नहीं आना है। ये कोई भी बरसाती मेंढक और कोई बिना शनाख्ती कार्ड के घूमते हुए लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारे को कैसे आना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब उसमें इस चुनाव में पार्टी की मेन लीडरशिप ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी के लिए मुश्किल तो होगी, पार्टी के सामने मुश्किलात होंगी अगर मेन लीडरशिप नहीं होगी। मैं संजय सर्राफ साहब आपके पास आऊंगा, ड्रामा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
सर्राफ साहब, मैं आ रहा हूं, सर्राफ साहब मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुन लीजिए, अपनी आखिरी सांस मोहित जी तक बात हो लोगों गई, के हक मोहित जी की मैंने बात आपको करेंगे और 30 सेकंड लोगों और के दे लिए दिए। मैं लड़ेंगे। सलमान निजामी साहब, चाहे आप हमें सलमान निजामी साहब, मोहित जी बात हो गई, देखिए बहुत टाइम मैंने आपको दे दिया। मैं सलमान निजामी साहब, चुनाव बहुत जरूरी डेवलपमेंट के लिए, जो मैं शुरू से बात कह रहा हूं, क्या कांग्रेस चुनाव में इस बार उतरेगी? पंचायती चुनाव की जो 13,000 सीटें खाली हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव ग्रॉस रूट से जुड़े हुए होते हैं, जो गरीब और निचला जो तबका होता है, दूरदराज के जो इलाके होते हैं, वहां के लोगों के डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। क्या कांग्रेस इस चुनाव में आ रही है सलमान निजामी साहब, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए? साजिद भाई ने सवाल किया था गुलाम नबी आजाद के टाइम का, उनके साहब के टाइम का। यहां सोहेल काजमी साहब भी हैं, बहुत ही मशहूर आदमी, शख्सियत है जम्मू कश्मीर की। ये भी मैंने इनके साथ काम भी करने का मौका मिला। एक में आपको हंसी आएगी इस बात को सुन के, जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो उस वक्त के टाइम पे या उसके बाद जो पंचायती इलेक्शन हुआ वहां, तो एक शफी सरपंच जो है मेरे पास आया, तो मैंने उसको पूछा कि कितने वोटों से आप जीते, तो उन्होंने कहा मैं 10,000 वोटों से जीता। तो आज एक जो परसों जो इलेक्शन हुए थे 1-2 महीने पहले, तो उसमें जो एक पंच साहब आए दिल्ली में, तो मैंने उनको पूछा कि आप कितने वोटों से जीते, तो उन्होंने कहा 5 वोटों से जीता। तो इसीलिए इससे आपको इमेजिन कर सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे कौन सा दौर था, और भाजपा के टाइम पे आप 2 वोट से जीत रहे हो और आप कह रहे हो कि ये आपकी कामयाबी है और ये आपने कोई रेवोल्यूशन लाया कश्मीर में। ये आपकी नाकामी है और यह आपकी कमजोरी है कि आप आज ऐसे लोगों को इलेक्ट कर रहे हो जो 2 वोट लेके जश्न मना रहे हैं। ये तो आपकी बेइज्जती है। आप जमहूरियत का मजाक उड़ाया आपने। कांग्रेस के टाइम पे 10-10 हजार की लीड से लोग जीतते थे, आज 1 वोट से 2 वोट से आप जीतते हो और कहते हो कि हमने बहुत फतेह हासिल कर दी कश्मीर में। ये तो आप मजाक उड़ा रहे हो अपने आप का। ठीक है, अनिल शर्मा जी और सर्राफ साहब इसका जवाब देंगे। सबको छोड़ते मैदान में आते, बोलते आप भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे, जो जीता वो सिकंदर। बिल्कुल। मैं अनिल शर्मा जी बड़ी अच्छी मिसाल सलमान निजामी साहब ने दी। क्या वाकई में जो इलेक्शन का ऐलान हुआ, इसके लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट तैयार ना किया जाए, एक अच्छा माहौल तैयार किया जाए, सारी पार्टियों के जो लीडर हैं वो घरों के बाहर हों, वो लोगों के पास जाएं, चुनाव के लिए अपील करें, और ऐसे ही जमहूरियत एक तरह से मजबूत होगी? अनिल शर्मा जी, लोगों को घर में नजरबंद करके रखेंगे, हाउस अरेस्ट करके रखेंगे, ऐसे में मेरे ख्याल से गलत मैसेज जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो जहां पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सलमान निजामी साहब, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है 1 वोट से 2 वोट से 3 वोट से या 5 वोट से कोई जीतता है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारे राज में 10,000 वोटों से कोई जीता है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां पे 3,000 वोटों से ज्यादा वोट होंगे। तो पहली बात तो जो इन्होंने एग्जाम्पल दी वो सरासर गलत है। वो ऐसी बातें जो है वो नहीं, देखिए उस एग्जाम्पल पर मत जाइए, उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या एक माहौल नहीं होना चाहिए, एक अच्छा माहौल नहीं होना चाहिए चुनाव से पहले और चुनाव के लिए? ये भी तो बताइए कि आप अनिल शर्मा जी, मैं तो मानते हैं कि आप इसी बात पे मैं कह रहा हूं 5-5 वोटों से 4-4 वोटों से लोग कॉर्पोरेटर बन गए हैं और पंच और सरपंच बन गए हैं। 5-5 4-4 वोटों से सरपंच। चलो, सलमान साहब ने बोला 10,000 हैं, जनाब आला, मैं आपको ये बता दूं, जहां जम्मू कश्मीर आप क्या मजाक बना के रख दिया है आपने इलेक्शन। मोहित जी, आप मेरी बात सुनिए। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जहां राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तो गुलाम नबी आजाद साहब 1 वोट से जीते थे। तो इसलिए जो जमहूरियत के अंदर कितने वोट से कोई जीतता है ये मैटर नहीं करता। जमहूरियत में ये मैटर करता है, ये जरूरी होता है कि लोग हिस्सेदारी लें, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन में हिस्सेदारी लें, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली के इंतखाबात हो, पार्लियामेंट के इंतखाबात हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सेदारी लें। जो इसलिए जे आप जे मत कहिए कि कितने वोट से कोई जीतता है। देखिए, जीतना जरूरी है, इलेक्शन करवाना जरूरी है, इलेक्शन कंटेस्ट करना जरूरी है, हिस्सा लेना जरूरी है। तो इसलिए लेकिन माहौल भी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक माहौल भी होना चाहिए चुनाव से पहले। आपकी तरह चुनाव से पहले जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतजाम भी ठीक ठाक हो और हालात भी साजगार हो। हालात साजगार करना ये भी
इलेक्शन कमीशन और सरकार की जिम्मेदारी है। मैं संजय सराफ साहब अब आपके पास आ रहा हूं। संजय सराफ जी, अनिल शर्मा जी बात हो गई, अनिल शर्मा जी बात हो गई, अनिल शर्मा जी बात हो गई, संजय सराफ साहब का ऑडियो दे दीजिए। मैं संजय सराफ साहब, मेरा सवाल यही है कि क्या चुनाव से पहले और चुनाव में हालात साजगार नहीं होना चाहिए? अगर हालात ही साजगार नहीं होंगे तो फिर लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में? 28 संजय सराफ साहब, मैं मोहित जी आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। संजय सराफ साहब का जवाब ले लो, उसके बाद आपका जवाब लूंगा जी। 4700 वोट। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक पार्टी चाहती है, सर, 47 वोट 2800 वोटों में से 12 मुलाकात हर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में चाहता है इसको ये माहौल, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हो, जिसमें लोगों का वोटिंग के लिए बहुत प्रॉपर हो, जिसमें सब लोग खुले दिल से खुले दिमाग से वोट डाले। लेकिन यहाँ पर जो पुरानी एक्सपीरियंसेस है हमारे साथ में, जो सब साथी हमारे को कह रहे हैं, अभी पीडीपी वाला कह रहा है, हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी, इनको ये याद करना चाहिए कि डॉक्टर फारूक साहब ने 1996 में कितने वोटों से जीता। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 1971 में कितने लोगों को उन्होंने, उनको जितने भी उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गए थे, कितने लोगों को खत्म कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर टुडे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर के कश्मीर के बच्चों के हाथ में कलम दिया था, वो डॉक्टर फारूक साहब ने कश्मीर के बच्चों के हाथ में गन दे दिया, पत्थर दे दिए, उसकी वजह से ये हालात है। राजीव फारूक क्रिएशन ऑफ मिलिटेंसी इन वैली, they have created militancy। कोई कश्मीरी बच्चा गन और पत्थर लेकर पैदा नहीं हुआ। प्रैक्टिकली ये राजीव फारूक का कार्ड नहीं था, ठीक है सराफ जी, बात मुफ्ती का कार्ड था। मुफ्ती साहब, ठीक है संजय सराफ जी, संजय सराफ जी आपकी बात कंप्लीट हो गई। मोहित भाई, अब मैं सुहेल काजमी साहब से सभी के बयान पे, मैं जितने पैनलिस्ट हैं सभी के बयान पर मैं सुहेल काजमी साहब से मैं रिएक्शन लूंगा। ठीक है, सबकी बात हो गई, मैं सुहेल काजमी साहब के पास जाऊंगा। संजय सराफ जी बात हो गई, मुझे सुनना है तो खामोश हो जाइए। मोहित जी, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। मोहित बात सुन लीजिए, सुहेल काजमी साहब का ऑडियो दे दीजिए, बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। सुहेल काजमी साहब, क्योंकि बहुत पते की आप बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत भी बहुत करीब से सुहेल काजमी साहब देखते रहे हैं। सुहेल काजमी साहब, 2-3 चीजें हैं डिबेट के पहले हिस्से में जो चीजें हुई या डिबेट के दूसरे हिस्से में। मेरा पहला सवाल यही था कि क्या जम्मू कश्मीर के हालात को चुनाव के जरिए एक तरह से पटरी पर लाया जा सकता है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि क्या लोग एक तरफ नजरबंद हैं, माहौल क्या आपको लगता है कि साजगार है, और क्या इस तरह के हालात में चुनाव हो सकते हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहती है कुछ चीज करनी किसी भी स्टेट में, तो वो एट लिबर्टी होती है, वो करवा सकती है। लेकिन मेरा ये नजरिया है, मैं ये मानता हूं कि जितने भी हमारे रीजनल पार्टीज के लीडर्स हैं उनको रिहा करना चाहिए, उनको एक खुला एक्सेस देना चाहिए अपने पार्टी कैडर के साथ बात करने का। दूसरी बात यह है, उस इलेक्शन की खूबसूरती और बढ़ेगी जब सारी रीजनल पार्टी जो है पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिपेंडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। मैं समझता हूं एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है अवाम का वो बहाल होगा। और दूसरा ये है कि मरकजी सरकार भी जो चाहती है, जिस तरह आज से 6 महीने पहले जो एक एक्सपेरिमेंट हम स्टेट से यूटी में आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट को कैसी यूटी देखना चाहते हैं, जिस तरह जैसे उन्होंने एड्रेस टू नेशन में कहा कि मैं कश्मीर के अवाम के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कश्मीर होगा 1 साल के अंदर अंदर, आप देखिए लद्दाख ऐसा होगा। मैं समझता हूं हमें उन पे भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी यहां रीजनल पार्टीज की वजह से हुई हैं। ये कह देना कि हमारा आर्टिकल 370 किसी ने ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिकल 370 एग्जिस्ट नहीं करता था जम्मू कश्मीर में। और ये कहना कि फारूक और राजीव अकॉर्ड खराब था, ये संजय सराफ साहब, ऐसी बातें नहीं होती हैं। जब हुकूमतें बनती हैं उस टाइम कौन सी मजबूरियां होती हैं, किस तरह से, किस ढांचे से सरकारें लाई जाती हैं, ये मरकजी सरकारें और रियासती सरकारें बेहतर जानती हैं, और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स देने के लिए पिछली सरकारों ने पंचायतों को पावर नहीं किया, ये आप मानिए। और ये रेगुलर एक इलेक्शन, उसी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ग्राउंड जीरो पर, आम जनता में। वाजपेयी जी के विजन को पहले ही मर्डर कर दिया गया है ना। सराफ साहब, आप कौन से वाजपेयी जी के विजन की बात कर रहे हैं? देखिए अब जो होगा, वाजपेयी जी ने कभी ऐसे जमहूरियत का कत्ल करके
किसी कोई इलेक्शन नहीं कराया। देखिए अब जो होगा, अब जो होगा, जिस तरह की इलेक्शंस होंगी और जो पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, जो पार्टीज पार्टिसिपेशन की बात करते थे, वो हर लोगों की देखिए जो पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगी वो अपनी ग्राउंड को खोना शुरू कर देंगी। मैं समझता हूं कि रीजनल पार्टीज को बात पार्टिसिपेट समझ करना में आए। चाहिए। सुहेल काजमी साहब बड़े पते की बातें बता रहे हैं, आप लोग बीच में बोल देते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है। काजमी साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं सलमान निजामी साहब आ रहा हूं, उसके बाद मोहित भान, उसके बाद मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी काजमी साहब, रीजनल पार्टीज को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि वो सर रीजनल पार्टीज को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन्होंने पहले नहीं किया, एक गलती की उन्होंने। देखिए वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो लोगों को साथ धोखा करेंगे अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको क्या सूट करता है अपनी फैमिली को लेके, ये ट्रेडिशन पॉलिटिक्स खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसी रहनुमाई के लिए इलेक्शंस में मैं इसी बात का रिएक्शन ले लेता हूं। सलमान निजामी साहब, लोगों की भलाई के लिए सियासी पार्टियों को आना चाहिए मैदान में। बैकआउट किसी मसले का हल नहीं है। आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, असेंबली का चुनाव लड़ेंगे, और जहां पर गरीबों की बात होनी है, म्युनिसिपल के चुनाव होने हैं, बीडीसी के चुनाव होने, वहां पर आप एक तरह से उसका बैकआउट कर देते हैं। यह तो आवाम को बेवकूफ बनाना हुआ। देखिए सुहेल काज़मी, जमहूरियत को जिंदा रखना है। कांग्रेस जो है एक नेशनल पार्टी है जिसने इस मुल्क को बनाया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। और हिटलर के दौर में देखा जाता था कि वन मैन शो होता था। डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं? डिक्टेटरशिप का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, तुम्हें हक नहीं है मुझे चुनने का, मैं जो कहूंगा वो करोगे। यह डिक्टेटरशिप है। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर में डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो वहां के अवाम डिसाइड करेंगे कि हमें मोदी चाहिए, हमें राहुल चाहिए, या उमर अब्दुल्ला चाहिए, महबूबा चाहिए। इसके लिए तो पार्टियों को भी आगे आना होगा। इसके लिए तो सियासी पार्टियों को भी आगे आना होगा। सलमान निजामी साहब, सियासी पार्टियों को भी पहल करना पड़ेगी। डेमोक्रेसी नहीं है। आप डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप है। आप कैसे फैसला ले सकते हैं एक जमहूरी मुल्क में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इस वक्त नकार दिया है। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इलेक्शन जमहूरी लिहाज से होने चाहिए, ना कि मोदी डिसाइड करेगा। मोहित भान जी, ठीक है, सलमान निजामी बात हो गई। मोहित भान जी देखिए, बाइकआउट से तो बात नहीं बनने वाली है। पीडीपी ने इससे पहले बाइकआउट किया था। 2020 के चुनाव में क्या पीडीपी चुनाव में शामिल होगी? मैं नहीं कहता कांग्रेस लाए। मोहित भान जी, सलमान निजामी साहब बात हो गई। इलेक्शन हो, सलमान निजामी साहब बात हो गई, जो जीतेगा वो देखा जाएगा। ठीक है, मोहित भान जी, क्या पीडीपी इस चुनाव में हिस्सा लेगी? क्योंकि बैकआउट से नुकसान आवाम का होता है। सियासी पार्टी तो अपना उसमें फायदा देखती है, लेकिन नुकसान गरीब का और आवाम का होता है। उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसके सारे काम रुक जाते हैं। क्या पीडीपी आएगी 2020 के चुनाव में? आपका सवाल मैंने देखिए, मैं आपका सवाल सुन लिया। पीडीपी 2020 के चुनाव में आएगी या नहीं आएगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है, और मेरे को लगता है इस पैनल पे बैठे हुए हर कोई लोग इस चीज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएंगे कि जब उनकी लीडरशिप को छोड़ा जाएगा, वो अपने पार्टी वर्कर्स से और अपने लीडर से बात करेंगे कि हमें क्या करना है। उसी के ऊपर उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बात रही चुनावी इसकी सरगर्मी की पार्टिसिपेशन की, मैं बड़ा थोड़ा सा वक्त लूंगा, 30 सेकंड या 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा, उसके बाद 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा, बस 30 सेकंड और है आपको एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूं। चांडूसा एक विलेज है, 30 ही सेकंड ले लेता हूं मैं। चांडूसा एक विलेज है बारामूला में, जहां पे 2400 वोट हैं, और वहां के जो उनके जो नुमाइंदे हैं वो चुने गए 5 वोट थे, जिसमें उनका एक अपना वोट है, उनकी वाइफ का वोट है, उनके फादर का वोट है और बच्चे का वोट है। क्या इस किस्म के जो जमहूरी इलेक्शंस हम कराएंगे, क्या ये लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग करते हैं? ये इनको संजय सराफ साहब इसका जवाब दे रहे हैं। संजय सराफ, बात हो गई, मैंने 30 सेकंड आपको दे दिए थे। संजय सराफ साहब इसका जवाब दे रहे हैं। जी, ये इदारों को बीट कर देते हैं। बाकी रही ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। 5 वोट से नहीं जीतते, 1200, 1500, 1400 हम बाहर नहीं थे। लीडरशिप हमारी लीडरशिप ने जब चुनाव का बाइकआउट किया, जब इलेक्शन का बाइकआउट किया, हमने साफ तौर से उसके रीजन दिए। हमने बाइकआउट क्यों किया? हमने बिना रीजन के बाइकआउट नहीं किया, हमारे पास उसके वजूहात थे।
हमने बाइकआउट आप किया। क्या मैसेज देना आपने चाहते हैं? आप लोजपा अभी की भी तरफ कहते से हैं, आप वो तो बाद में आप तो decide लोजपा की होगा, तरफ से हम इलेक्शन election लड़ रहे थे। लड़ेंगे। कहीं ठीक है, मैं अनिल शर्मा जी एक लास्ट पेमेंट आपसे माहौल सबसे पहले साजगार करना होगा जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर नजर आ रहे हैं छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही एक तरह से ये सही मानों में चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के। अनिल शर्मा जी ऑडियो सिर्फ अनिल शर्मा जी का दे दिए, मैंने सबको टाइम दे दिया। अनिल शर्मा जी, एक माहौल पहले क्रिएट करना होगा, माहौल बनाना पड़ेगा, साजगार माहौल, और उसके बाद चुनाव में मजा आएगा। चुनाव का असल मुकाबला जो होगा जब ही होगा जब सारी पार्टियों के लीडरशिप और सारी पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं वो मैदान में हो, वोट मांगते नजर आए, जमहूरियत तभी मजबूत होगी। अनिल शर्मा जी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर जो है नजर बनाए हुए है, और जहां जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में हालात जो हैं वो बिल्कुल साजगार हैं। अगर हालात को खराब करने का काम जो है वो कर रहे हैं तो हमारे ठीक है नहीं, जाहिर सी बात है कि चुनाव तो बहुत जरूरी हो जाते हैं और बाइकआउट जो इससे पहले पार्टियां करती रही, बाइकआउट किसी मसले का हल नहीं है। पंचायती चुनाव की जब बात होती है तो वो दूर दराज के इलाकों से जुड़ा रहता है, जो गरीब आवाम उससे जुड़े होते हैं, और ऐसे में चुनाव होना एक तरह से जरूरी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हालात भी साजगार हो और जो सियासी पार्टियों के बड़े लीडर हैं उन्हें भी एक तरह से रिलीज किया जाए, उन्हें भी छोड़ा जाए ताकि जमहूरियत के जश्न में सभी शामिल हो सके। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए और मरकजी सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भान जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, संजय सर्राफ साहब, सलमान निजामी साहब, साजिद यूसुफ, अनिल शर्मा जी और सुहेल काजमी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।